ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि आरडीबीएमएस के अंदर डीबीएमएस का आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है और उसकी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब उसके अंदर रूल्स किस तरीके से दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो हमें आज के लेक्चर के अंदर देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आरडीबीएमएस का आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि द आरडीबीएमएस डिजाइन डिपेंड अपॉन द इस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि तीन में एक फिगर के अंदर दिया हुआ है कि डीबीएमएस आर्किटेक्चर के अंदर ये फर्स्ट टायर, टू टायर और थ्री टायर, ये तीन तरीके के टायर दिए गए। मतलब इस तीन तरीके से किसी भी तरीके के आर्किटेक्चर को, डेटाबेस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या आता है वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया कि द बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज यूज्ड टू डील विद द लार्ज नंबर ऑफ पीसी, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर एंड अदर कंपोनेंट दैट आर कनेक्टेड विद अ नेटवर्क। ठीक है, तो आप कभी भी किसी भी तरीके के डेटा को इंसर्ट करवाना चाहते हो डेटाबेस के अंदर, तो उसके लिए किसी भी तरीके अलग अलग तरीके के बहुत सारे डेटाबेस इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं या अलग अलग डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड रहती है, जिसकी मदद से आप कभी भी फॉर्म भरते हो या किसी भी तरीके के डेटा फिलअप करते हो तो ऑटोमेटिकली वो हमारे जो डेटाबेस रहता है, डीबीएमएस रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर वो स्टोर हो जाता है परमानेंटली। ठीक है, तो ये क्लाइंट है और सर्वर है। सर्वर का काम कि जो भी क्लाइंट ऐड कर रहा है फॉर्म के अंदर वो उस तरीके से सही तरीके से वहां पे ऐड हो जाना चाहिए या फिर इंसर्ट हो जाना चाहिए रिकॉर्ड। ठीक है, तो वो आर्किटेक्चर यहाँ पे आपको दिया गया है। फिर एक ही तो क्लाइंट सर्वर मतलब क्लाइंट हम और सर्वर मतलब हमारे जो प्रोग्राम हमने लिख के रखा है वो चीज। मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ मेनी पीसीज एंड वर्क स्टेशन विच आर कनेक्टेड बाय द नेटवर्क। मतलब ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहती है, सर्वर और क्लाइंट दोनों। पर यहाँ पे लिया गया है कि बट लॉजिकली डेटाबेस आर्किटेक्चर इज ऑफ टू टाइप्स लाइक टू टायर आर्किटेक्चर एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर। मतलब डेटाबेस के अंदर दो ही तरीके के आर्किटेक्चर यूज होते हैं, टू टायर और थ्री टायर। मतलब क्लाइंट और क्लाइंट सर्वर या अदर बहुत सारे वर्क स्टेशन अगर कनेक्टेड रहते हैं तो उसको थ्री टायर के अंदर बहुत लार्ज प्रोग्राम है या बहुत बड़ा डेटा है तो उसके साथ थ्री टायर आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तीन तरीके के आर्किटेक्चर आरडीबीएमएस के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि क्लाइंट मतलब हम हो गए और सर्वर मतलब जो सर्वर के साइड से सारा कुछ हैंडल होता है वो चीज। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट टायर के अंदर क्या आता है, टू टायर के अंदर और थ्री टायर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी फिगर नहीं दी हुई है बट समथिंग उसका फर्स्ट टायर, क्योंकि ये ज्यादा यूज नहीं होता, मैन्युअली इसको यूज करते हैं। अगर आप ऑफलाइन यूज करना चाहते हो तो फ्रंट टायर ही आपको यूज करना पड़ेगा। तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी गई है कि इन दिस आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू यूजर। मतलब यूजर के लिए डायरेक्टली अवेलेबल है। ठीक है, इट मीन्स द यूजर कैन डायरेक्टली सिट ऑन द डीबीएमएस एंड यूजेस इट। मतलब डीबीएमएस वो डायरेक्टली यूजर ओपन कर सकता है और उसके अंदर डायरेक्टली डेटा को इंसर्ट या किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस या वर्क उसके साथ डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गया, क्या हो गया कि आपको डेटाबेस डायरेक्टली दी गई और उसके साथ ही आपको डायरेक्टली वर्क आता है। तो इसके अंदर यूजर का कोई काम मतलब क्लाइंट का कुछ काम है वो डायरेक्टली वो डेटाबेस के साथ करता है, इसलिए इसको फर्स्ट टायर बोला गया है। ठीक है, इसके अंदर क्लाइंट का कुछ काम नहीं है। फिर एनी चेंजेस डन हियर विल डायरेक्टली बी डन ऑन द डेटाबेस इटसेल्फ। मतलब डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली वो चेंजेस हो जाएगा, किसी भी तरीके की कोई अलग से एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है, अलग से कोई फॉर्म की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली वो डेटाबेस के अंदर ही रहता है और वहीं से ही वो सारी चीजें चेंजेस करता है। इट डजंट प्रोवाइड एनी हैंडी टूल फॉर एंड यूजर। मतलब दूसरे पर्सन के लिए किसी भी तरीके का अलग से, जैसे मैंने बोला कि कोई फॉर्म बॉम ऐसा कुछ नहीं होता, डायरेक्टली हैंडल कर सकता है उस डेटाबेस को। तो वो वन टायर डेटाबेस हो गया। मतलब आपके पास डायरेक्टली आपको डेटाबेस ही दिया गया है, किसी भी तरीके का कोई ग्राफिकली व्यू या फॉर्म नहीं दिया। फिर लिखा है कि यहाँ पे द वन टायर आर्किटेक्चर इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लोकल एप्लीकेशन वेयर प्रोग्रामर कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद डेटाबेस फॉर द क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो डायरेक्टली जो यूजर होता है वो अपनी तरीके से कुछ डेवलपमेंट कर रहा है तभी इसी तरीके का आर्किटेक्चर यूज किया जाता है। इसके अलावा इस तरीके का आर्किटेक्चर यूज नहीं होता। अगर आप टेम्पररी ऑफलाइन आपका प्रोजेक्ट आप बना रहे हो तो उस टाइम पे आपको डायरेक्टली डेटाबेस की जरूरत पड़ती, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर चेंज कर देते, तो वो आपका वन टाइम, ठीक है, वन टायर आर्किटेक्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर मतलब इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई क्लाइंट की जरूरत नहीं होती, ओनली फॉर ये जो व्यक्ति बना रहा है, जो पर्सन अपनी तरीके से प्रोजेक्ट बनाया डेटाबेस को हैंडल कर सकता है, तो वही उसको देख सकता है और उसको वो हैंडल
कर सकता है, ठीक है। मतलब इसको बोला जाता है यहाँ पे वन टायर आर्किटेक्चर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टू टायर आर्किटेक्चर। तो टू टायर आर्किटेक्चर के अंदर दो अलग अलग क्लाइंट और यूजर, दो अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब एक क्लाइंट रहता है और दूसरा सर्वर रहता है। क्लाइंट मतलब अपनी तरीके से वो डेटा डालेगा तो वो डायरेक्टली उसे डेटा नहीं दिखेगा, ठीक है। वो डेटाबेस के पास जाने के लिए उसके पास परमिशन लेनी पड़ती है कि मुझे डेटाबेस के अंदर ये चेंज करना है, तो वो परमिशन उसके पास नहीं होगा तो उसके अंदर वो कोई चेंज नहीं कर सकता। एक बार उसने जो भी डेटा डाला है वो ऐड कर दिया तो उसके बाद अगर परमिशन होगी तो वो वहां पे डिलीट या चेंज कर सकता है। उसके बाद कोई भी डेटा के अंदर वो चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो परमिशन के डिपेंडेंट रहता है, मतलब डायरेक्टली कोई भी डेटाबेस को हैंडल नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी के थ्रू ही उसको हैंडल करना है। तो ये टू टायर हो जाता है यहाँ पे। तो वैसे ही यहाँ पे दिया गया है कि ये आपकी एप्लीकेशन यूजर है, ठीक है, और ये आपका डेटाबेस है। तो यहाँ पे क्लाइंट ने अपना डेटा डाला तो एप्लीकेशन को डेटा है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। पर वो अगर यूजर को डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर डेटा डालना है विदाउट एप्लीकेशन तो यहाँ तक वो डायरेक्टली पहुंच नहीं सकता। तो ये सिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली दूसरे के डेटा को एक्सेस नहीं करता, अपना ही डेटा वो एक्सेस कर सकता है थ्रू एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि टू टायर आर्किटेक्चर इज सेम एज अ बेसिक क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। ये आपका सर्वर है, ये ऑनलाइन रहता है, और क्लाइंट मतलब आपका क्लाइंट मतलब आपका पीसी। इन द टू टायर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस एट द सर्वर। मतलब आपकी जो एप्लीकेशन रहती है वो डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ओपन डेटाबेस और जेडीबीसी, ठीक है। तो हमारे जैसे कि पीएचपी के अंदर हम यूज करते हैं पीएचपी माइडवे एडमिन, ठीक है। जावा के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा जेडीबीसी। फिर आपको ओरेकल के साथ काम करना है तो ओरेकल ओडीबीसी का यूज करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरीके की एपीआई आपको दी जाती है। मतलब डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली कोई चेंज नहीं करेगा, जिस चीज को इसके अंदर परमिशन है वही उसको यूज कर सकता है। तो यूजर इंटरफेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर रन ऑन द क्लाइंट साइड, ठीक है। तो जो भी तरह चीज, जो भी डेटा है या प्रोग्राम है वो सारी आपकी कहाँ पे चलेगी, एप्लीकेशन के थ्रू। मतलब यहाँ से अगर रिक्वायरमेंट में रहेगा तो उसको यहाँ से वो डेटा उठा के दे देगा, अगर नहीं है तो ये डेटा उठा के वहाँ पे नहीं देगा। तो ये सिक्योरिटी भी वहाँ पे ऑटोमेटिकली लगा देता है, ठीक है। तो ये सिक्योर भी हो जाता है कि डेटा के अंदर कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकता या फिर किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस नहीं कर सकता जब तक उसको यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो ये सिक्योर हो जाता है, ठीक है। The server side responsible to provide a functionality like query processing and transaction management। मतलब मुझे किसी भी तरीके की डेटाबेस में से डेटा लाना है तो उसे बोला जाता है क्वेरी, ठीक है। तो डायरेक्टली आप डेटाबेस को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग बीच में आपको क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए अलग से एक टास्क देते हैं जिसे बोला जाता है एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से वो आप प्रोग्राम लिखोगे या क्वेरी लिखोगे तो उसमें से अगर वो सही होगी क्वेरी तो डेटाबेस में से उस तरीके का डेटा वो आपको देगा या फिर अपडेट करने देगा या फिर पर पर्टिकुलर डेटा ही चेंज करेगा, सारा डेटा कभी वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आपको जितनी परमिशन है उसके हिसाब से। To communicate with the database DBMS, client side application establish a connection with the server side। मतलब client side के साइड से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी देनी पड़ती है तभी उसके साथ वो एक्सेस, डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, वरना वो एक्सेस नहीं कर, वरना हमारा डेटा वो हैक हैक हो सकता है या फिर किसी भी तरीके की यहाँ पे से डेटा को रिमूव कर सकते हैं। मतलब वो रिमूव डिलीट कर सकते हैं। तो ये परमिशन के बेस पे सारी कनेक्टिविटी या फिर सारी एप्लीकेशन यहाँ से प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है। तो ये टू टायर आर्किटेक्चर हो गया, इसके अंदर डायरेक्टली कोई भी डेटाबेस के साथ चेंजेस नहीं कर सकता, ठीक है, विदाउट परमिशन। फिर एक ही थ्री टायर आर्किटेक्चर। तो थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर दिया गया है कि डेटाबेस के अंदर भी आपको पहुंचना है तो उसमें भी आपको एप्लीकेशन सर्वर के पास पहुंचना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से परमिशन देता है तो ही यहाँ पे चेंजेस होता है, ठीक है। तो ये कब यूज होता है, तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आपके पास है, हजारों करोड़ों रिकॉर्ड आपको ऐड करने हैं तभी इस तरीके का डेटाबेस यहाँ पे यूज होता है थ्री टायर आर्किटेक्चर। वरना अगर आपके पास हजारों या लाखों रिकॉर्ड पड़े तो उसके लिए आप टू टायर आर्किटेक्चर यूज कर सकते हो, पर बहुत ही बड़ा आपके पता नहीं कि कितना इसके अंदर डेटा आने वाला है तो आप थ्री टायर आर्किटेक्चर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से डोमेन परचेज करना पड़े तो उसके अंदर ही बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम आ जाती है, आपको खुद से कुछ बनाने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है कि द थ्री टायर आर्किटेक्चर कंटेन अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक बीच अलग से एक सर्वर आ जाता है जो डायरेक्टली डेटाबेस के पास आपको पहुंचने नहीं देता।
ठीक है, तो उसके लिए भी आपको एक परमिशन चाहिए, तभी आप डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो सकते हो। इन द आर्किटेक्चर क्लाइंट कांट डायरेक्टली कम्युनिकेटेड विद सर्वर, मतलब जो क्लाइंट रहता है वो डायरेक्टली सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं रहता। फिर है कि एंड यूजर हैज नो आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस बियॉन्ड द एप्लीकेशन सर्वर, मतलब क्लाइंट को पता ही नहीं है कि हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, द डेटाबेस आल्सो हैज नो आइडिया अबाउट एनी अदर यूजर बियॉन्ड द एप्लीकेशन, मतलब किसी भी तरीके के यूजर को किसी भी चीज़ का पता नहीं चलेगा कि कहाँ से वो डेटा आ रहा है और जा रहा है। ठीक है, अगर उसको परमिशन है इतनी तो वही वो परमिशन यूज कर सकता है, बाकी का अलग से कोई डेटा उसको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है कि अगर आप फ्लिपकार्ट या किसी भी तरीके की कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो, या फेसबुक यूज़ करते हो, उसके अंदर आप लॉगिन होते हो तो आपका ही डेटा आपको दिखाई देता है, किसी दूसरे बंदे का डेटा आपको नहीं दिखाई देता जब तक परमिशन ना हो तब तक। ठीक है, तो वो सारी फंक्शनैलिटी कहाँ पे दिखाई जाती है, 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर। तो फेसबुक एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंदर भी सारी जितनी भी फंक्शनैलिटी दी गई है वो परमिशन के बेस पे ही दी जाती है। इसके अलावा आप कोई भी डेटा अलग से यूज़ नहीं कर सकती, या उसके अंदर कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे ही गूगल भी हो गया, तो गूगल क्लासरूम के अंदर या फिर गूगल के अंदर जो भी जीमेल अकाउंट है उसके अंदर आपके अपनी खुद के ईमेल दिखाई देते, दूसरे के ईमेल नहीं दिखाई देते। अगर आपको चेक करनी है तो भी आपकी परमिशन वहाँ पे होगी, तो ही उसके साथ दूसरे पर्सन के साथ तो ही आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, वरना नहीं होता। तो ये सारी परमिशन के बेस पे सारा कुछ वर्कआउट होता है। ठीक है, फिर एक कि एंड यूजर हैज नो आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, विद 3 टायर आर्किटेक्चर इज यूज्ड इन केस ऑफ अ लार्ज वेब एप्लीकेशन, मतलब बहुत बड़ी वेब एप्लीकेशन बनानी है तभी 3 टायर आर्किटेक्चर का यूज होता है। तो जैसे मैंने आगे आपको बताया कि आर्किटेक्चर के अंदर 2 टायर और 3 टायर ये दोनों तरीके ही ज्यादातर यूज होते हैं। फर्स्ट टायर आर्किटेक्चर कभी भी यूज नहीं होता, तो यूज होता है तो क्लाइंट कभी भी अपने पीसी के अंदर वो सर्वर बनेगा तभी चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, और मोस्टली कभी भी वेब एप्लीकेशन आपको लाइव करनी है या फिर ऑनलाइन ऐड करनी है तो पुट करनी है, तो उसके लिए ऑलवेज 2 और 3 टायर ही यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे डीबीएमएस के आर्किटेक्चर है, इन 3 तरीकों का ही यूज किया जाता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। फिर है कि दूसरा टॉपिक हमारे पास की डेटा इंटीग्रिटी, मतलब जो भी डेटा हम डाल रहे हैं, ठीक है, वो डेटा किस फॉर्म में और किस तरीके से इंसर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि कंस्ट्रेंट या इंटीग्रिटी क्या होती है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया था कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वन टाइप ऑफ क्या है, एक रूल्स है कि इस तरीके का डेटा अगर आपने वहां पे बैकएंड में दिया है तो इस तरीके का ही डेटा इसके अंदर स्टोर होगा, दूसरा नहीं कर सकते आप। ठीक है, अगर आप वहां पे दूसरा तरीके का डेटा भी ऐड करना चाहोगे तो वो क्या दे देगा, वन टाइप ऑफ एक एरर, मतलब आपका डेटा वो कभी भी इंसर्ट नहीं करेगा या फिर किसी भी तरीके की वो एरर वहां पे दिखा देगा। ठीक है, तो ये रूल्स भी डेटा किस तरीके से इंसर्ट करने हैं, कैसे भी आप डेटा को इंसर्ट करना चाहते हो, पर किसी भी तरीके का कोई भी डेटा आप कहीं पर नहीं डाल सकते, उसके लिए भी उसके रूल्स पहले से ही डिफाइन किए गए होते हैं, जिसकी मदद से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन आती है कि इसी तरीके का डेटा इसके अंदर स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब वन टाइप ऑफ एक रूल्स। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसकी मदद से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसी तरीके की इंफॉर्मेशन उस कॉलम के अंदर, मतलब कि क्वालिटी रहेगी, मेंटेन रहेगी कि इस तरीके का ही डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। अब जो भी डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो तो उसके साथ क्या क्या फंक्शनलिटी आती है। तो integrity constraint ensure that the data insertion, updating, and other process have to be performed in such a way that data integrity is not affected। ठीक है, तो किसी भी तरीके की ऑपरेशन आप उसके साथ करना चाहते हो तो वो इजीली परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो क्यों कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर आपने जो भी डेटा डाला है वो वन टाइप ऑफ एक ही तरीके का डेटा है या फिर क्वालिटी इंफॉर्मेशन है, जिसकी मदद से पता चलेगा कि इसी तरीके का डेटा इसके अंदर रहेगा, इसके अलावा दूसरा तरीका आपके पास नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंटल डैमेज टू द डेटा में, मतलब ये कभी कभी आपको जो भी डेटा आप डाल रहे हो वो कभी कभी आपको गलत डेटा डालोगे तो वो इंसर्ट नहीं करेगा, या फिर आपको एक एरर दे देगा कि इस तरीके का डेटा इसके अंदर नहीं डाल सकते। तो कभी कभी आप भूल से कभी गलत डेटा डाल दो तो भी वहाँ पे वो एरर दे देगा कि यहाँ पे ये एरर है।
ठीक है। तो ये क्वालिटी मेंटेन करके रखता है भी किस तरीके के डेटा के अंदर कौन सा डेटा जाना चाहिए, पहले से ही फिक्स करके रखा जाता है ताकि उसके अंदर कभी भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो गलत ना जा सके। ठीक है। तो ये उसके रूल्स हो गए। तो इसके रूल्स कितने तरीके के, तो वो बताएगी कि टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कितनी तरीके की होती है। तो 4 तरीके की अलग अलग इंटीग्रिटी रूल्स दिए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डोमेन कंस्ट्रेंट, मतलब कभी भी हमारी वेबसाइट ऑनलाइन रहती है तो ऑनलाइन के टाइम पे ही हम उसके रूल्स डिफाइन कर देते थे कि इस तरीके की डेटा यहाँ पे स्टोर होगी। तो कि डोमेन की कंस्ट्रेंट। फिर एंटिटी इंटीग्रिटी, मतलब कभी भी हम ऑब्जेक्ट बनाते तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी स्पेशली स्पेसिफाई किया गया जाता है कि इस तरीके का डेटा या इसके अंदर या नाम आप ऐड कर सकते हो। फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब किसी और को दिखाना है तो इसी तरीके से आप उसको भेज सकते हो। फिर जो भी आप डेटा बनाते हो तो उसके अंदर भी एक प्राइमरी की या अलग अलग तरीके की बहुत सारी की रहती है जो आगे के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। की बहुत सारी अलग अलग होती है तो उसके भी रूल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी 4 तरीके की इंटीग्रिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है। ठीक है। तो डोमेन कंस्ट्रेंट, तो domain constraint can be defined as the definition of valid set of value for an attribute। मतलब किसी भी तरीके की एट्रीब्यूट, ये आपकी एट्रीब्यूट है कॉलम है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यही पढ़ा था कि एट्रीब्यूट और कॉलम जो, ठीक है, कॉलम का नाम दिया जाता है उसे यहाँ पे एट्रीब्यूट, आईडी, नेम, सेमेस्टर और एज, ये हमारे एट्रीब्यूट या कॉलम के नेम है। ठीक है। तो आईडी के अंदर देखो नंबर ही स्टोर होना चाहिए, नेम के अंदर पहले से ही डिफाइन किया गया है कि नेम ही स्टोर होना चाहिए। फिर सेमिस्टर के अंदर भी यहाँ पे सेमिस्टर इस तरीके से ही स्टोर होना चाहिए। अगर एज के अंदर आपको नंबर ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखो नाम या किसी भी तरीके का कैरेक्टर डालोगे तो वो स्टोर नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही आपने इसके अंदर मेंशन करके रखा है कि इंटीजर टाइप का ही डेटा इसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का डेटा डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये अलाउड यहाँ पे नहीं है। तो उसी टाइम पे आपको एरर जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि नॉट अलाउड बिकॉज एज इज एन इंटीजर एट्रीब्यूट, मतलब एज की जो एट्रीब्यूट पहले से दी गई वो इंटीजर टाइप की दी गई। अगर इसके अंदर किसी भी तरीके का और डेटा आप डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। द डेटा टाइप ऑफ डोमेन इंक्लूड स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, टाइम, डेट एंड कॉनकरेंसी। ठीक है। करेंसी एंड एट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे पहले से ही मेंशन किया जाता है कि जो भी आपकी एट्रीब्यूट रहती है वो किस किस तरीके से। तो पहले से यहाँ से आईडी को आपने क्या दे दिया, इंटीजर दे दिया, तो इसके अंदर इंटीजर टाइप का ही डेटा डालोगे। नेम दे दिया है तो इसके अंदर कैरेक्टर टाइप का ही डेटा जाएगा। इसके अंदर आपने कैरेक्टर, इसके अंदर भी इंटीजर, तो इंटीजर के टाइम पे आप कैरेक्टर डालोगे तो वो स्टोर नहीं करेगा। तो ये वन टाइप ऑफ गलत डेटा हो गया। ठीक है। तो इस तरीके का डेटा इसके अंदर कभी भी स्टोर नहीं होगा और आपको एरर जनरेट करके देगा। तो ये डोमेन की कंस्ट्रेंट है। डोमेन के रूल्स पहले से डिफाइन करके रखने पड़ते हैं और इसमें से ही रखने पड़ते हैं। इसके अलावा और हम अपनी तरीके से कोई रूल्स वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन। जो भी हम डोमेन परचेस करते हैं तो उसके अंदर पहले से उसकी जो एट्रीब्यूट रहती है या फिर उसके जो रूल्स रहते हैं वो पहले से डिफाइन करके रखे जाते हैं। तो इसकी मदद से पता चलेगा कि इतने ही रूल्स मेरे पास के और इसके अलावा मैं दूसरा कोई डेटा वहाँ पे ऐड नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये डोमेन्स की मतलब सर्वर की रूल्स हो गए। उसके बाद हो जाते हैं कि एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है कि द एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट दैट प्राइमरी की वैल्यू कांट बी नल, मतलब जो आपने एम्प्लॉय आईडी दी है वो हर एक पर्सन के लिए यूनिक ही होनी चाहिए। ठीक है। तो ये और यहाँ पे दूसरी चीज की वो नल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया अगर आपने इस पर्सन का नाम दिया है, उसकी सैलरी दी है पर उसकी आईडी नहीं दी है तो ये वन टाइप ऑफ एक एरर हो जाती है जिसकी वजह से आपको डेटा फैच करवाना या फिर चेंज करवाना रहता है। तो ये आपको नहीं मिलेगा तो आप डेटा चेंज नहीं कर सकते। ये रूल्स, तो ये रूल्स हो गया। ठीक है। तो जिसकी मदद से आप डेटा को की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट प्राइमरी की वैल्यू कांट बी नल। तो अगर आप जिस टाइम पे एम्प्लॉय नाम का टेबल बना रहे हो तो उस टाइम पे आपको इस एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की मतलब यूनिक बनाना रहता है। तो उस टाइम पे आपने डिफाइन किया रहता है कि जो प्राइमरी की है वो नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नल डालोगे तो वन टाइप ऑफ एक एरर आ जाएगी। ठीक है। तो यहीं पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, दिस इज बिकॉज द प्राइमरी की वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल रो, मतलब इस रो को पहचानने के लिए इसकी यहाँ पे वैल्यू दी जाती है।
और यूनिक होती है। अगर आपने यहाँ पे 123 पहले से दिया हो तो 123 वापस वो कभी भी नहीं लेगा, वो एरर दे देगा। तो प्राइमरी की का मतलब क्या हो जाता है कि इसके अंदर कभी भी आप डुप्लीकेट डेटा नहीं डाल सकते। पर एम्प्लॉय नेम के अंदर डुप्लीकेट डेटा चलेगा, सैलरी के अंदर चलेगा, पर एम्प्लॉय आईडी के अंदर नहीं चलेगा। तो प्राइमरी की आप सिर्फ टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम होती है उसी को ही दे सकते हैं, किसी दूसरी फील्ड को आप नहीं दे सकते, ठीक है। और प्राइमरी की ऑलवेज एक टेबल के अंदर एक ही आती है, एक से अलावा नहीं आ सकती, वो कॉलम पे अप्लाई होती है। तो कॉलम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर प्राइमरी की देनी पड़ेगी। तो वो आइडेंटिफाई करता है कि इस रो का जो डेटा है इसके थ्रू मुझे मिलेगा, ठीक है। तो ये नल नहीं होगा। तो यहाँ पे उसकी एरर दिखा दी कि नॉट अलाउड एज अ प्राइमरी की कांट कंटेन अ नल वैल्यू, मतलब उसके अंदर कभी भी ब्लैंक वैल्यू नहीं आएगी। तो इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरीके के रूल्स आ जाते हैं, ठीक है। यो और यहाँ पे अभी हम जो देख रहे हैं वो उसके प्राइमरी रूल्स। A table can contain a null value other than the primary key field, ठीक है। प्राइमरी की कभी इसके अंदर नल कब आएगी, अगर ये प्राइमरी की नहीं होता तो इसके अंदर आप नल डाल सकते थे, ठीक है। तो ये इसके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हो गई। उसके बाद है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब दूसरों के थ्रू हमें डेटा को फैच करके लाना है तब। तो यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय नेम नंबर, नेम है, एम्प्लॉय का नंबर है, एम्प्लॉय की एज है और डिपार्टमेंट नंबर है। तो डिपार्टमेंट के लिए अलग से एक टेबल दिया गया है। तो टेबल के अंदर यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पे दिया है 11, 24 और 13, और 11 की जो लोकेशन है वो मुंबई है, 24 की दिल्ली है, 13 की नोएडा है, ठीक है। तो ये डेटा मुझे जब भी मैं कोई पर्सन को हायर करूंगा तो उसके लिए मुझे डिपार्टमेंट उसको असाइन करना पड़ेगा कि किस डिपार्टमेंट के अंदर वो असाइन किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जब भी एम्प्लॉय का नाम, एज और डिपार्टमेंट नंबर डालूंगा तो ये तीनों में से है, क्योंकि मेरे पास 3 ही ब्रांच है, उसके अलावा कोई ब्रांच मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे देखो 18 नंबर का कोई यहाँ पे डिपार्टमेंट मेरे पास है ही नहीं, और यहाँ पे मैंने 18 नंबर का डेटा डाला है, तो ये यहाँ पे नॉट अलाउड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉट अलाउड एज अ डिपार्टमेंट नंबर 18 इज नॉट डिफाइन एज अ प्राइमरी की। तो यहाँ पे प्राइमरी की, इसकी जो प्राइमरी की इसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि ये पर्सन है किस ब्रांच से या किस लोकेशन से बिलोंग करता है, ठीक है। और 18 नंबर की कोई ब्रांच यहाँ पे नहीं है, तो इस दोनों का रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा, बिगड़ रहा है थोड़ा, ठीक है। तो ये रूल्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होते। तो इसे बोला जाता है रेफरेंस, मतलब दूसरे टेबल में से डेटा को फैच करके लाना है, उसको बोला जाता है यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि टेबल 2 एंड टेबल 1 डिपार्टमेंट नंबर इज फॉरेन की। तो यहाँ पे जो इसकी प्राइमरी की यहाँ पे हमने पास की है वो वन टाइप ऑफ हमारी फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर तो ये प्राइमरी की है, इसके अंदर ये प्राइमरी की, तो इसका डेटा मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाती है यहाँ पे फॉरेन की। जैसे कि हम समझ लो कि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में हमारा बॉर्न सारा कुछ हमारा यहीं पे ही हुआ है, और हम जा रहे हैं हमें अमेरिका या कनाडा जा रहे हैं। तो कनाडा के अंदर जा रहे हैं तो हम कनाडा के लिए क्या हो गए, फॉरेन हो गए, फॉरेनर हो गए। अमेरिका के लिए फॉरेनर हो गए। तो अगर अमेरिका वाले यहाँ पे आते हैं तो वो वन टाइप उसका ओरिजिनल बॉर्न तो अमेरिका में, पर यहाँ पे वो आता है तो उसका ये फॉरेन हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक टेबल में से दूसरे टेबल में आप चाहते हो प्राइमरी की के साथ, तो ये फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। तो इसके रेफरेंशियल की भी इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। तो इसके रूल्स यहाँ पे फॉलो होने चाहिए। अगर इसके अंदर गड़बड़ी आ रही है तो इसका रूल्स यहाँ पे गलत हो, मतलब रूल्स ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो आगे जाकर ये तकलीफ कर सकता है। तो इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज स्पेसिफाइड बिटवीन 2 टेबल। तो रेफरेंशियल के लिए ऑलवेज 2 टेबल का ही यूज किया जाता है, एक टेबल के थ्रू आप रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट रूल नहीं बना सकते। द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इफ अ फॉरेन की इन अ टेबल 1, मतलब इस टेबल 1 के अंदर जो फॉरेन की, ये जो फॉरेन की दी गई है, ये बिलोंग कहाँ से करती है, टेबल 2 के अंदर से ये बिलोंग करती है, ठीक है। मतलब यहाँ से वो डेटा उसका फैच करके ला रहा है, तो ये फॉरेन की होगी। देन एवरी वैल्यू ऑफ द फॉरेन की इज टेबल 1 मस्ट बी नॉट नल और अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब जो भी डेटा यहाँ पे आप डाल रहे हो वो सारे के सारे इसके अंदर होने चाहिए टेबल 2 के अंदर। अगर नहीं हो रहे तो फॉरेन की का रूल्स यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। आगे जाके ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसे बोला जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो फिर है हमारे पास की कंस्ट्रेंट, मतलब कभी भी किसी भी तरीके के डेटा हम बना रहे तो उसके अंदर की ऑलवेज आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि देखो जो भी हमने जैसे बताया कि अभी इसके अंदर जो आईडी है वो हमारी
प्राइमरी की, तो प्राइमरी के अंदर डुप्लीकेट डेटा कभी भी नहीं आ सकता। तो ये 1000, 1001, 1002, 1003 और 1002 वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रूल्स ब्रेक कर रहा है, मतलब कि जब भी आप प्राइमरी की देते हो तो उसके अंदर कभी भी डुप्लीकेट डेटा नहीं आता। तो ये की कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, नॉट अलाउड, बिकॉज ऑल रो मस्ट बी यूनिक, यूनिक ही होनी चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से हम इस रो का डेटा डिफाइन कर सकते हैं कि 1001 के अंदर ये डेटा पड़ा है, 1002 के अंदर ये डेटा पड़ा है। अगर वापस हम 1002 लेंगे तो कौन सा डेटा उठाएगा, तो उस टाइम पे वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो एक टाइम पर एक ही डेटा देने वाला है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहा है, तो हमारा रूल्स यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और यूनिक ही होना चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो ये की कंस्ट्रेंट हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि की आर द एंटिटी सेट दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एंटिटी विद इन एंटिटी सेट यूनिकली, मतलब ये जो आपकी रो है उसको परमानेंटली फाइंड करने के लिए इसकी प्राइमरी की दी जाती है कि ये रो की ये वैल्यू है, ये रो की ये वैल्यू है। इसके लिए तो मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि इसकी जो डेटा है प्राइमरी की वो यूनिक होनी चाहिए, तभी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि इसके अंदर यही डेटा कंपलसरी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो जाऊँ, भाई यहाँ पे क्या मैं करूँ, इसके अंदर कौन सा डेटा पड़ा है, तो यहाँ पे 2 डेटा, तो एग्जैक्टली मैं नाम नहीं दे सकता, ठीक है। तो एंटिटी सेट कैन हैव मल्टीपल की, बट आउट ऑफ विच वन की विल बी द प्राइमरी की, मतलब बहुत सारे की यहाँ पे दी गई होगी, पर उसमें से एक आपको प्राइमरी की देनी पड़ती है और ऑलवेज वो यूनिक रहती है। तो प्राइमरी की कैन कंटेन ए यूनिक एंड नल वैल्यू इन द रिलेशनल टेबल, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो ऑलवेज एक ही नल रहेगा, और दूसरा ऑलवेज जो भी डेटा रहेगा वो यूनिक रहेगा। तो दूसरी बार नल नहीं डाल सकते, तो दूसरी वैल्यू भी यहाँ पे आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपका रूल्स हो गया, ठीक है। तो की कंस्ट्रेंट, तो ये 4 तरीके के कंस्ट्रेंट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन, जिसकी मदद से आपको अटेंडेंस करनी है, ठीक है। तो ऊपर के लेक्चर के अंदर आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसके रिलेटेड यहाँ पे कंस्ट्रेंट दी गए या फिर उसके क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। तो आपकी अटेंडेंस के लिए ये आपको फिलअप करके एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।